अगला सेंटेंस है हमारा, ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण कोई भी बाहर की मेडिसिन ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। लेकिन न्यूरोथेरेपी में हम प्लाज्मिन और हेपरिन बनाकर ब्रेन के अंदर के क्लॉट को खोल सकते हैं, या हेपरिन क्लॉट को बनने नहीं देगा, और इस प्रकार से हम ब्रेन में आई हुई बीमारी का इलाज करते हैं। उन्होंने कहा कि ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से, एक ब्रेन का सिस्टम है ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर के कारण से बाहर की कोई भी मेडिसिन ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। हमारे पूरे शरीर का सबसे सुरक्षा वाला जो पार्ट है वो ब्रेन है ना। तो पूरी बॉडी में सबसे ज्यादा सुरक्षा का पार्ट जो है वो ब्रेन है। हमारे देश में सबसे सुरक्षा वाली जगह कौन सी है? दिल्ली है। दिल्ली में भी कहां पर है? संसद भवन है ना, सबसे सुरक्षित है। जो सबसे सुरक्षित हमारा संसद भवन है, क्योंकि इसके अंदर, हमारे देश के संसद भवन के अंदर कोई भी एंटर नहीं कर सकता। हर कोई व्यक्ति जाकर नहीं एंटर कर सकता। क्यों? क्योंकि वहां से पूरा देश चलता है ना। ऐसे ब्रेन से क्या चलता है? पूरी बॉडी चलती है। अगर ब्रेन में कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आसानी से घुस गया तो ब्रेन खत्म, तो आदमी खत्म, आदमी पागल हो जाएगा। तो इसी प्रकार, इसीलिए ब्रेन को सुरक्षित करने के लिए भगवान ने बहुत सुरक्षा प्रणाली बनाई है। 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 3 लेयर की सिक्योरिटी गार्ड बनाए हैं ब्रेन के लिए। इनको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। ब्लड ब्रेन बैरियर कि कोई भी बाहर से कोई भी चीज जाएगी तो पहले इसको पार करेगी, इसको क्लियर करेगी अपना, फिर ये पूछताछ करेगी, इसको क्लियर करेगी, फिर ये पूछताछ करेगी, तब इसको क्लियर करेगी, तब वो चीज ब्रेन में जा पाएगी। समझे? तो इस सुरक्षा प्रणाली की वजह से, इस सुरक्षा प्रणाली की वजह से हर कोई मेडिसिन ब्रेन के अंदर एंटर नहीं कर सकती। बहुत कम मेडिसिन से ब्रेन के अंदर जाती है, क्योंकि ये सुरक्षा प्रणाली इतनी मजबूत है कि हर किसी को पार नहीं करती। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल के साथ बनती है मेडिसिन, वो मेडिसिन ही अंदर एंटर कर सकती है। जैसे नींद की दवाई आप खाते हैं, नींद की दवाई खाते हैं, नींद आ जाती है, यानी कि नींद की दवाई अंदर चली गई। अल्कोहल पीते हैं, दिमाग सुपरमैन बन जाता है ना। अल्कोहल पीते ही आदमी शक्तिमान बन जाता है, यानी कि अल्कोहल ने ब्रेन पर असर करा, है ना। आपने कोई इंजेक्शन लगवाया और वो ब्रेन पर जाकर असर करा, यानी कि कुछ ही चीजें जा सकती हैं। हर मेडिसिन ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये आर्टिफिशियल ही बनती हैं, आर्टिफिशियल बनी हुई मेडिसिन है ना। आर्टिफिशियली केमिकल है जो बाहर से बनी है, इसलिए भी ये ब्रेन के अंदर नहीं जा सकती। अब इस कंडीशन में न्यूरोथेरेपी कैसे कामयाब है? मान लो यहाँ कोई गड़बड़ी हो गई, यहाँ कोई दिक्कत आ गई, ये ब्रेन की समस्या आ गई, अब बाहर की मेडिसिन तो जा नहीं पा रही है, तो न्यूरोथेरेपी की मेडिसिन कैसे जा सकती है? न्यूरोथेरेपी की मेडिसिन इस तरीके से जा सकती है, या न्यूरोथेरेपी इसलिए कामयाब है क्योंकि हम शरीर के अंदर ही उन केमिकल्स को बनाते हैं। हम बाहर से तो कोई केमिकल दे नहीं रहे, हम जिन भी केमिकल की आवश्यकता है इस बीमारी को, इस डिजीज को ठीक करने के लिए हम बॉडी के अंदर ही बनाते हैं, और बॉडी के अंदर बनाकर उनको ब्रेन की तरफ भेजते हैं। अब जब ब्रेन ये देखेगा ये जो केमिकल आए हैं न्यूरोथेरेपी के ट्रीटमेंट से, ये तो हमारे खुद के हैं, ये तो हमारे खुद के बनाए हुए केमिकल्स हैं, तो इनको ब्रेन एंट्री दे देता है। यानी कि ब्लड ब्रेन बैरियर इसको एंट्री दे देता है, क्योंकि ये बॉडी के खुद के बनाए हुए केमिकल्स हैं। अरे जो संसद भवन में जॉब करता होगा उसको तो जाने देगा, उसको भी नहीं जाने देगा, उसको तो जाने देंगे ना, क्योंकि वो खुद वहां का ही तो सदस्य है। तो ये बॉडी के केमिकल होने की वजह से ये ब्रेन में एंटर कर जाते हैं। ये आर्टिफिशियली बाहर से आने की वजह से ये एंटर नहीं कर पाते, और इसलिए चीज का बेनिफिट हम उठाते हैं ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों का इलाज करने में। जैसे कोई पेशेंट है, उसके ब्रेन के अंदर कोई क्लॉटिंग हो गई, ये आर्टरी है, कोई आर्टरी है, इसके अंदर कोई क्लॉटिंग हो गई, ये खून का थक्का जम गया, ठीक है। अब खून का थक्का जम गया तो आगे की तो ब्लड सप्लाई रुक गई, ये रुक गई, यहां से ब्लड आ रहा था, अब यहां थक्का ये जम गया और आगे का खून का दौरा सब रुक गया। तो इस आर्टरी का जो भी काम होगा वो तो बंद हो जाएगा,
मान लो ये आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचा रही थी, तो हार्ट को हार्ट अटैक आ जाएगा जब ब्लड नहीं मिलेगा। तो इस कंडीशन में ब्रेन के अंदर ये क्लॉटिंग जम गई। अब इस क्लॉटिंग को डिसॉल्व करने का काम कौन करता है? हेपरिन करता है। आपने सुना होगा कि पैरालिसिस हो गया किसी पेशेंट को ड्यू टू क्लॉटिंग हो गया, ब्रेन के अंदर क्लॉट जमा था इसलिए उसको पैरालिसिस हो गया। सुना होगा कभी कि पैरालिसिस दो वजह से होता है, एक तो नस फटने की वजह से होता है और एक क्लॉटिंग की वजह से होता है। तो ये क्लॉटिंग की वजह से पेशेंट को क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। अब इस पैरालिसिस का कारण क्या है कि यहां पर क्लॉटिंग हो गई है, जमा हो गया खून का थक्का, और वो खून का थक्का आगे ब्लड को नहीं जाने दे रहा, जिसकी वजह से ब्रेन का कोई पार्ट काम नहीं कर पा रहा और वो डैमेज हो गया है, और ब्रेन के उस पार्ट के डैमेज होने की वजह से हाथ पर काम नहीं कर रहे उस व्यक्ति के। ठीक है, अब दो कंडीशन है। ये पेशेंट जाएगा पहले एलोपैथी डॉक्टर के पास। एलोपैथी डॉक्टर इसको एक इंजेक्शन देते हैं जो इसको डिसॉल्व करने का काम करते हैं, इसको बोलते हैं हेपरिन। उस केमिकल का नाम भी हेपरिन केमिकल है जो इंजेक्शन लगाया जाता है इस थक्के को खोलने के लिए। तो जैसे ये इंजेक्शन यहां जाएगा, ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करेगा? उस इंजेक्शन को रोक देगा। भाई वो आप आर्टिफिशियल हैं, बाहर से आए हुए, हम आपको अंदर नहीं अलाउ करेंगे। ठीक, तो अगर ये 100 mg का भी लगाया गया तो केवल और केवल 10 mg का ही असर बॉडी के अंदर जा पाएगा। और इसकी एक और खासियत है कि डॉक्टर ये कहते हैं कि जितनी जल्दी आपको पैरालिसिस का अटैक हुआ है उतनी जल्दी, जितनी जल्दी हो सकता है 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधे घंटे के अंदर अंदर ये इंजेक्शन लगना चाहिए। अगर ये इंजेक्शन लेट हो गया, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद लगा, तो भी ब्रेन के अंदर असर नहीं कर पाएगा। ठीक, तो अब ये दोनों कंडीशन में ये तो हमारा नुकसान हो जाएगा। अब यही न्यूरोथेरेपिस्ट अगर पैरालिसिस होते ही ये पेशेंट हमारे पास आ जाता, तो हम जानते हैं कि शरीर के अंदर हेपरिन खुद बनता है, बॉडी खुद हेपरिन को बना सकती है। कहां बनता है हेपरिन? हमारे लिवर और लंग्स में बनता है। कहां बनता है? लिवर और लंग्स में हेपरिन बनता है। तो हम बार बार लिवर और लंग्स को, क्योंकि हमें पता है कि हम हेपरिन कैसे बना सकते हैं, हम बार बार लिवर और लंग्स को स्टिमुलेट करेंगे और बॉडी के अंदर हेपरिन बनाएंगे। जैसे ही हेपरिन यहां पहुंचेगा, ये अलाउ करेंगे क्योंकि ये बॉडी का हेपरिन है, ये बॉडी का हेपरिन ना, हमने तो कोई आर्टिफिशियल दिया नहीं, तो ये अंदर चला जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है जितना हम, अगर ये 100 mg का इंजेक्शन लगा सकते हैं तो हम केवल और केवल, बहुत नहीं तो 20 या 30% ही हेपरिन बना सकते हैं। बहुत ज्यादा हेपरिन हम भी नहीं बना सकते। तो धीरे धीरे करके, रेगुलर करके, कुछ दिनों तक लगातार अगर ये ट्रीटमेंट लेगा पेशेंट तो जरूर ठीक हो जाएगा, लेकिन जितना जल्दी लेगा, क्योंकि ये जितनी देर यहाँ रुकता है ये उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है, उतना ही गाढ़ा होता चला जाता है, और जितना गाढ़ा होता चला जाएगा उतना ही हमारे लिए नुकसान करेगा। तो पैरालिसिस के पेशेंट को या तो सबसे पहले तुरंत इमरजेंसी एलोपैथी दिखाना चाहिए या तुरंत न्यूरोथेरेपी के संपर्क में आना चाहिए। अगर उसे ये लगता है कोई न्यूरोथेरेपिस्ट आसपास तो इसकी इमरजेंसी को संभाल लेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर तुरंत एलोपैथी को दिखाना चाहिए। आज जो मेरे शाम का लेक्चर है वो यही है कि एलोपैथी की भूमिका क्या है हमारी लाइफ में और न्यूरोथेरेपी की भूमिका क्या है, उसको जरूर देखना। ठीक है, तो इस डिसॉल्व करने के लिए न्यूरोथेरेपी भी काम करती है और एलोपैथी भी करती है, लेकिन एलोपैथी बाहर की मेडिसिन होने की वजह से ब्लड ब्रेन बैरियर उसको अंदर नहीं जाने देता। इस वजह से आज भी एलोपैथी पैरालिसिस के केसेस में नाकामयाब है। बहुत सारे, अगर तुरंत इलाज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर सालों साल आप चलते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आपने देखे होंगे जो सालों साल से पैरालिसिस के ही पेशेंट बने हुए हैं, कोमा के पेशेंट बने हुए हैं, दिमाग की बीमारी का समाधान नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उनकी मेडिसिन का असर ब्लड ब्रेन बैरियर की वजह से नहीं हो पा रहा है। और हम अच्छे से जानते हैं कि हेपरिन बनाकर हम क्लॉट को खोल सकते हैं। हमारी बॉडी के अंदर दो केमिकल्स बनते हैं, हेपरिन और प्लाज्मिन, इनको हम बना सकते हैं और ये न्यूरोथेरेपी में सबसे ज्यादा फॉर्मूलेज में यूज होते हैं। मतलब लगभग 70 से लेकर 80% फॉर्मूलेज में हम हेपरिन और प्लाज्मिन को बनाते हैं, है ना, बनाते हैं। सारे हेपरिन फॉर्मूले A to Z हेपरिन फॉर्मूले हैं, जिसमें
हेपरिन और प्लाज्मिन पर काम होता है। हेपरिन क्लॉट को डिसॉल्व करता है, ये डिसॉल्व करने का काम करता है और ये बनने नहीं देता। यानी कि पुराने थक्के हैं, अगर कोई पुराने थक्के हैं तो उनको प्लाज्मिन खोल देता है और कोशिश करता है कि नए थक्के ना बने, लेकिन जो बन चुके हैं, रिसेंटली बने हैं, उनको हेपरिन खोल देता है। तो इस दोनों को मिलाकर हमारा एक फॉर्मूला बनता है पी हेपरिन। तो हमारा फॉर्मूला 8 पेन 7 liver 8 chest only is called P heparin। P का मतलब प्लाज्मिन और हेपरिन का मतलब हेपरिन। तो ये P हेपरिन फॉर्मूला है जो शरीर के अंदर बनने वाले क्लॉट को खोलता है और इन फ्यूचर में भी क्लॉट को नहीं होने देता। नहीं तो पैरालिसिस के पेशेंट में दिक्कत आ सकती है, ये क्लॉट कभी नहीं खुलेगा अगर ये जितना पुराना होता चला जाएगा। ठीक, तो हम न्यूरोथेरेपी में हम क्यों कामयाब हैं? क्योंकि हम ये जानते हैं कि शरीर के अंदर अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को अगर पार करना है तो शरीर की मेडिसिन ही पार कर सकती है। ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करने के लिए हम हेपरिन बॉडी के अंदर बनाते हैं, प्लाज्मिन बनाते हैं, जो कि बॉडी के केमिकल हैं और वो ब्लड ब्रेन बैरियर को पार कर कर ब्रेन में आई हुई बीमारी का इलाज करते हैं। जैसे अगर हम इन सबको भी बनाएंगे, इंटेस्टाइन से तो बनाएंगे, अल्टीमेटली वो जाएंगे तो ब्रेन में ही, क्योंकि ये जा सकते, ये बन तो गए इंटेस्टाइन से, तो जब जाएंगे तो इसी रास्ते से तो होते हुए जाएंगे। तो बॉडी इनको एक्सेप्ट कर लेती है क्योंकि ये खुद के बनाए हुए केमिकल हैं। अगर इनको इंजेक्शन के थ्रू, मेडिसिन के थ्रू दिए जाते हैं तो इनका असर बहुत कम ब्रेन में होगा, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर आर्टिफिशियल आई हुई चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता है।